हेलो। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ कौशल में। आज हम लोग जो बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विटामिन्स। विटामिन को हम लोग मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये खाना पचाने वगैरह सब में काम आता है। इसके खोजकर्ता है फंक। अगर विटामिन के खोजकर्ता का नाम कहा जाए तो इसके खोजकर्ता है फंक। लेकिन पूछेगा कि विटामिन थ्योरी किसने दिया था, तो यह है F.G. हॉपकिंस। F.G. हॉपकिंस ने विटामिन थ्योरी दिया था। अब आते हैं कि कौन कौन से विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। तो PCB, विटामिन P, विटामिन C, विटामिन B, ये विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। इन विटामिन्स को हमारा बॉडी स्टोर नहीं कर सकता। और कुछ विटामिन्स हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं। ये है ADEK, एडेक। इनको हमारा बॉडी स्टोर कर सकता है। अगला, मूत्र से निकलने वाला विटामिन, विटामिन सी, क्योंकि स्टोर नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं से तो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो मूत्र से निकलने वाला विटामिन है विटामिन सी। और पसीने से निकलने वाला विटामिन है विटामिन बी। इसका मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है यानी कि PCB, ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर हम लोग इसको एक्सेस में ले लें, मतलब ज़्यादा ले लें, तो ये हमें हार्मफुल नहीं करेगा। अगर विटामिन P, विटामिन C और विटामिन B को ज़्यादा अमाउंट में ले लें तो हार्म नहीं करेगा, क्योंकि ये पसीने के थ्रू, मूत्र के थ्रू, किसी न किसी थ्रू से वो निकल जाएगा। लेकिन अगर फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो इसकी अधिकता से हम लोग को बीमारी हो जाता है हाइपर विटामिनिज्म। ज़्यादा विटामिन की बीमारी हो जाती है, ज़्यादा विटामिन हो गया शरीर में। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में घाव नहीं भर सकते। चलिए अब एक एक करके विटामिन पढ़ेंगे। पहले केमिकल नेम को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं क्या है। विटामिन्स की केमिकल नेम को याद रखने की ट्रिक, कई एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो विटामिन्स के केमिकल नाम पूछ दिए जाते हैं। तो आइए इनके केमिकल नाम को याद रखते हैं। सबसे पहले पहला जो ट्रिक है वो है रथ एक टॉफ़ी है। रथ एक टॉफ़ी है। रॉ का मतलब हो गया रेटिनॉल, थॉ का मतलब हो गया थाइमिन, ए का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ का मतलब हो गया कैल्सीफेरॉल, टॉ का मतलब हो गया टोकोफेरॉल, फी का मतलब हो गया फिलोक्विनोन, है का मतलब हो गया हेस्पेराइडिन। यानी कि पहला जो है वो ए के लिए है, फिर B1 के लिए है, फिर सी के लिए है, फिर डी के लिए है, फिर ई के लिए है, फिर के लिए है, फिर पी के लिए है। यानी कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है अगर पूछ दे एग्जाम में, तो वो है रेटिनॉल। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थाइमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन पी का हेस्पेराइडिन। यानी कि जितने भी विटामिन हैं सबका केमिकल नेम याद करने का एक ट्रिक है। आगे देखते हैं। जो सेकेंड ट्रिक है हमारा वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए है। यानी कि विटामिन्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत सारे, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, तो इनको याद करने के कुछ ट्रिक्स भी हैं। अब ये ट्रिक क्या है? रानी पेपा बापसा, रानी पेपा बापसा, इसको याद कर लेना, रट लेना है जुबान पे। रानी पेपा बापसा। रा जो है वो B2 के लिए है, नी जो है वो B3 के लिए है, पे जो है B5 के लिए है, पा जो है वो B6 के लिए है, बा जो है वो B7 के लिए है, फौ जो है वो B9 के लिए है, और सा जो है वो B12 के लिए है। अगर B2 का बात करें तो B2 के लिए आता है रा, यानी कि राइबोफ्लोविन। B3 के लिए आता है नी, यानी कि नियासिन। नियासिन को ही निकोटीनामाइड भी बोलते हैं। B5 के लिए है पे यानी कि पेंटाथेनिक एसिड। B6 के लिए है पा यानी कि पायरोडॉक्सिन। B7 जिसको विटामिन H भी बोलते हैं, इसके लिए है बा यानी कि बायोटिन। B9 के लिए है फॉ यानी कि फोलिक एसिड। अब B12 के लिए सा यानी कि साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन का मतलब कोबाल्ट। ये विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। एक एक करके सारे विटामिन को देखेंगे। सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए का CN यानी कि कॉमन नेम, केमिकल नेम
CN का बात करेंगे तो विटामिन ए का कॉमन केमिकल नेम है रेटिनॉल, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं ट्रिक के माध्यम से, लेकिन फिर से यहाँ बता दे रहे हैं। सोर्स है गाजर, आम, पपीता, मछली और सेब। इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। बेस्ट गाजर कहते हैं, गाजर जो है बेस्ट स्रोत है आपका विटामिन ए का। अब ये विटामिन ए का यूज़ कहाँ है? बीटा कैरोटीन के संश्लेषण से विटामिन ए बनता है, और ये बीटा कैरोटीन का संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है? तो स्टोर्ड एंड सिंथेसाइज्ड इन लीवर, यानी कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होकर रहता है? लीवर में। और ये किस में मदद करता है? हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। इसीलिए विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। हमारे स्किन को रिंकल्स से बचाता है, यानी कि झुर्रियों से बचाता है, झुर्रियाँ नहीं आने देता है। और अगर इसकी कमी का बात कर ले, विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस क्या है, दोनों आँख से संबंधित बीमारी है, दोनों को देखेंगे। पहले देख लेते हैं आँख में क्या क्या चीज़ होता है। कॉर्निया, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है हमारे आँख में, जो कि सेकेंड ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसमें कॉर्निया का ही ऑपरेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है आइरिस। आइरिस जो है देखते हैं किसी का आँख ब्लू होता है, किसी का आँख काला होता है, किसी का हल्का सा अलग ब्राउन कलर का होता है। तो आँख का जो कलर है वो आइरिस ही डिसाइड करता है। अगला है पुपिल। पुपिल जो है आँख के अंदर एक यहाँ बीच में एकदम छोटा सा छेदा होता है, जो कि लाइट को अंदर जाने के लिए यूज होता है। अगर लाइट हमारे आँख में जा रहा है तो वो पुपिल के कारण जा रहा है। पुपिल यानी कि पुपिल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। पुपिल जो है देखा जाए पुपिल के बारे में, तो जब हम लोग का डीम लाइट होता है तो हम लोग आँख पूरा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि पुपिल को छेदा को बड़ा कर लेते हैं। इससे क्या होता है? आँख में ज़्यादा रोशनी जाने लगता है। लेकिन जब देखते हैं आप डायरेक्ट सनलाइट को देखिएगा, आँख में छोटा कर लेते हैं। क्यों? पुपिल को एकदम मिनिमम कर, एकदम छोटा से छोटा छेद करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना मिनिमम लाइट हमारे आँख में जा सके और हमारे आँख को डैमेज ना कर सके। अगला आता है लेंस। लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस हमारे आँख में, जो कि हमारे रेटिना पर इमेज बनाता है। रेटिना जो एक पर्दा की तरह होता है, जो कि हमारे आँख का जो भी लेंस होता है, लेंस के द्वारा जो भी इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। रेटिना के आगे इमेज बन रहा है तो भी दिक्कत है, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है तो भी दिक्कत है। रेटिना पर ही इमेज बनना चाहिए, तभी हम लोग को अच्छे से दिखाई देगा। तो ये एक तरह से पर्दा का काम करता है रेटिना, ठीक है। अब आ जाते हैं लेंस। लेंस जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमारे आँख में। आप बोलिएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जब आप बोलिएगा कि इमेज जो है वो उल्टा है तो हम लोग को दिखता कैसे है? तो ब्रेन जो है हमारे इमेज को सीधा कर देता है। चलिए आगे आते हैं। रेटिना। रेटिना में दो सेल होते हैं, पहला तो रड सेल, दूसरा कोन सेल। रड सेल की बात करें तो इसे साइंस के लैंग्वेज में रोडोप्सिन सेल भी बोलते हैं, और कोन सेल की बात करें तो इसे साइंस की लैंग्वेज में कोडोप्सिन सेल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका शेप है, जो रड सेल है उसका शेप रड की तरह है, यानी कि सिलिंड्रिकल शेप है, और कोन शेप जो है इसका एक शंकु के आकार का है, इसीलिए इसको कोन शेप बोलते हैं। तो रड सेल और कोन सेल का काम क्या है? डीम लाइट में देखने में कौन हेल्पफुल है? तो रड सेल। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि डीम लाइट में देखने में कौन सा सेल हेल्प करता है, तो रड सेल हेल्प करता है। लेकिन अगर कलर आइडेंटिफाई करने की बात करें तो उसमें कोन सेल बात करता है। कोन सेल मतलब कि अगर हम लोग बोले कि रात में अगर हम लोग एकदम अंधेरा हो गया है, उस समय हम लोग देख रहे हैं, तो डिम लाइट में हम लोग क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे रेटिना में रड सेल है। अब अगर हम लोग बोले कि हम लोग शर्ट का कलर या फिर फूल का कलर, किताब का कलर, किसी भी चीज़ का कलर जो देखते हैं वो किस सेल के कारण होता है? तो वो रेटिना में कोन सेल जो होता है उसके कारण होता है। अब देखिए रड सेल का कैसे बनता है? विटामिन ए से बनता है। यानी कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रड सेल नहीं बनेगी। इसका मतलब रड सेल नहीं बना तो हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि रतौंधी हो जाएगा, यानी कि डिम लाइट में नहीं दिखेगा। डिम लाइट में नहीं दिखेगा यानी कि शाम जैसे होगा वैसे उन लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। अब कोन सेल की बात करते हैं। ये जो है जन्म के समय ही बनता है, यानी कि जब हम लोग का जन्म हुआ उसी समय कोन सेल का निर्माण हो गया। अगर निर्माण नहीं हो पाया कोन सेल का अच्छे से तो हम लोग कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे।
तो हम लोग को जो बीमारी होगा वो हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, क्योंकि जन्म के समय ही बनता है, जन्म के समय ही नहीं बन पाया, यानी कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, बचपन से ही है। और इसमें हम लोग क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर को नहीं देख पाते कलर ब्लाइंडनेस में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस की जो कैरियर होती है वो मदर होती है, यानी कि माँ होती है। मतलब कि माँ में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को कलर ब्लाइंडनेस दे देती है। यानी कि फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होता नहीं है, फीमेल कैरियर होती है, लेकिन मेल में कलर ब्लाइंडनेस होता है। किससे होता है? अपने माँ के थ्रू ही होता है। माँ जो है वो कैरियर होती है, यानी कि वाहक ले जाती है। अगला, आँख से संबंधित एक और बीमारी है जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया को हम लोग ड्राई आई भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी विटामिन ए की कमी से ही होती है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया ड्राई हो जाता है। कॉर्निया में बताया था कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, यानी कि पारदर्शी है। पारदर्शी है तभी तो हम लोग को दिख रहा है। अगर वो ओपेक हो जाए, यानी कि अपारदर्शी हो जाए, तो समझो आँख के आगे कुछ पर्दा लग गया, तो हम लोग को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो कॉर्निया ड्राई हो जाती है। ड्राई हो जाने के बाद वो ओपेक हो जाती है। ओपेक मतलब कि अपारदर्शी। तो कॉर्निया के ट्रांसपेरेंट होने का कारण उसमें क्या है, एक्वस ह्यूमर है, यानी कि काचाभ द्रव है। हमारे कॉर्निया में एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग काचाभ द्रव बोलते हैं। ये काचाभ द्रव के कारण ही हम लोग का कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे ही कॉर्निया ड्राई हो जाएगी, यानी कि उसका जो लिक्विड है वो ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही कॉर्निया ओपेक हो जाएगी, यानी कि अपारदर्शी हो जाएगी, और हम लोग को दिखना बंद हो जाएगा। अब ये क्या बोलते हैं, ये है क्या, ये ठीक कैसे होगा? तो ये गोल्डन राइस खाने से ठीक होगा। क्यों? क्योंकि गोल्डन राइस विटामिन ए का रिच सोर्स माना जाता है। और गोल्डन राइस है क्या? जीएमसी है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बोलते हैं ना कि ब्रीडिंग करके बनाया गया क्रॉप है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। और ये विटामिन ए का रिच सोर्स है। इसको खाने से हम लोग को विटामिन ए मिलेगा, यानी कि कॉर्निया ड्राई नहीं होगा, तो जेरोप्थेल्मिया यानी कि ड्राई आई की बीमारी ठीक हो जाएगी। एक जीएमसी और होता है जिसका मतलब होता है ग्रेगर मूलर काउंटर। अब ये ग्रेगर मूलर काउंटर है क्या? ये रेडियो एक्टिविटी की दर मापी जाती है। इससे क्या मापी जाती है? रेडियो एक्टिविटी की दर मापी जाती है। पूछ सकता है रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है हेनरी बैक्वेरेल। बहुत कोई मैरी क्यूरी मार देता है, लेकिन मैरी क्यूरी नहीं है, हेनरी बैक्वेरेल है। मैरी क्यूरी तो बाद में आई है, सबसे पहले हेनरी बैक्वेरेल जो है वही खोजे थे, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का यूनिट भी बैक्वेरेल है। अब आते हैं, मैडम क्यूरी जो है वो 2 एलिमेंट की खोज की थी। कौन कौन सा तत्व है वो? रेडियम और पोलोनियम। अब अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का तो ट्रिक बता दिए थे रानी पेपा बापसा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें कौन कौन आता है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। सबको एक एक करके देखेंगे। विटामिन B1 की अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम है थायमिन, पहले पढ़ चुके हैं। ये हमें मस्कुलर एक्टिविटी करने में हेल्प करता है, यानी कि जो हम लोग शारीरिक काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, यानी कि खाना पचाने वगैरह में भी हेल्प करता है। अगर आपसे पूछे कि अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन B1 होता है। अगर अनाज का छिलका छील के खा रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का छिलका खा रहे हैं, सेब वगैरह का, नारंगी का छिलका वगैरह खा रहे हैं, तो हम लोग विटामिन B1 को नष्ट कर दे रहे हैं। अगर आपसे बोले कि चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो चावल को धो के खाने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। और ये बेरी बेरी नाम का रोग की खोज किसने की थी? आइजक मैन। ये पूछता है क्वेश्चन कि बेरी बेरी नामक रोग की खोज किसने की थी? आइजक मैन ने की थी। और ये बेरी बेरी जो बीमारी है, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण सबसे पहले आपको भूख कम लगने लगेगा, आपका वजन बहुत ही तेज़ी से घटेगा, बहुत तेज़ी से घट जाएगा, एकदम पतले दुबले सूख जाओगे एकदम। भूख तथा प्यास लगने के लिए हमारी कौन सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो भूख और प्यास लगने के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि उत्तरदायी है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में 2 सेंटर होते हैं, एक होते हैं फीडिंग सेंटर, एक होते हैं सैटिएटी सेंटर। यानी कि फीडिंग यानी कि खाने का केंद्र, और सैटिएटी यानी कि संतृप्ति केंद्र। अगर भूख लगेगी तो फीडिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर हम लोग खाना बहुत ज़्यादा खा लिए तो सैटिएटी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, बोलेगा खाना खाना बंद कर दो। अगला विटामिन B2 की अगर बात करते हैं तो विटामिन B2 जो है
उसमें उसका केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन, और ये चाइल्ड की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, और ये सनलाइट को देखने में भी हेल्प करता है, सनलाइट को देखने में भी हेल्प करता है। और इससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं किलोसिस, और इसमें स्किन पर फुंसियाँ आ जाती है, स्किन में फुंसियाँ आ जाती है। चलिए अगला विटामिन का बात करते हैं, तो वह है विटामिन B3। इसका केमिकल नेम है नियासिन, जिसको निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। यह फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कौन सा विटामिन है जो फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो वो विटामिन हो गया विटामिन B3, और इसकी कमी से पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग। अगला विटामिन B5। विटामिन B5 की अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। ये इसका काम क्या है, यह हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें पैरालिसिस यानी कि लकवा भी मार सकता है। चलिए आगे आते हैं, विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। यह आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, और इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। तो याद रखिए, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नाम का रोग होता है। तो 3 विटामिन है जो डायरेक्टली याद रख लीजिए, विटामिन B6, B9 और B12। इन तीनों विटामिन की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों विटामिन आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो बाद में कभी भी पूछे B6, B9, B12, 3-3 का गैप है, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, 9, 12, 3-3 का गैप है। तीनों विटामिन जो है वो आपका एनीमिया रोग के लिए उत्तरदायी है, और ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चूँकि आरबीसी नहीं बनेगा इसकी कमी से, तो एनीमिया नाम का रोग हो जाएगा। आगे आते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 को विटामिन H भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है बायोटीन। यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करने वाला विटामिन कौन है? B7। आपसे पूछेगा कि फैट के पाचन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो फैट के पाचन में कहाँ गया विटामिन, वो बोला, हाँ, फैट के सिंथेसिस में, पाचन नहीं सिंथेसिस में विटामिन B3 हेल्प करता है। यहाँ क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट के पाचन में विटामिन B7। अब B7 की कमी से डर्मिस यानी कि बालों का झरना नाम का रोग हो जाता है, डर्मिस रोग हो जाता है। अब ट्राइकोलॉजी जो है वो बालों का अध्ययन कहते हैं। बाल्डनेस यानी कि गंजापन, गंजापन एक फंगस की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है, जिसका नाम है टेनिया कैपेटिस। टेनिया कैपेटिस नाम का फंगस की वजह से बाल्डनेस यानी कि गंजापन नामक रोग हो जाता है। अगला हेमोसाइटोमीटर, ये क्या करता है? ये आरबीसी की संख्या मेजर करता है। हम लोग पढ़े थे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो जो है वो 600:1 होना चाहिए। तो आरबीसी की संख्या मेजर कैसे होती है? यही है हेमोसाइटोमीटर, इससे। अब विटामिन B9 है। B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। ये भी आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है, और इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट नाम का तत्व पाया जाता है। ये भी आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो B6, B9 और B12 ये तीनों जो है आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है, तीनों के कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। अगला, आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसीथेमिया रोग होता है। आरबीसी के घटने से पढ़ लिए हम लोग एनीमिया, आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसीथेमिया, डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी के कमी से ल्यूकोपेनिया। अगर आरबीसी बहुत अधिक मात्रा में डिस्ट्रॉय हो जाए तो थैलेसेमिया। ये सब बीमारी याद रखना है। लेकिन ल्यूकोडर्मिया, क्योंकि यहाँ डर्मिया आ गया इसलिए आपको याद रखना है कि ये एक स्किन डिजीज है। प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। ये एक रॉयल डिजीज है, और ये आनुवांशिक रोग है यानी कि जेनेटिक डिजीज है। अब प्लेटलेट्स की कमी से भी बोल सकते हैं, या विटामिन K की कमी से भी बोल सकते हैं, क्योंकि विटामिन K ही तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। आगे आते हैं, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल, याद रखना है। विटामिन C, विटामिन C का केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड। ये कहाँ कहाँ मिलेगा? आंवला में मिलेगा, नींबू में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, खट्टे फल में मिलेगा, हरी मिर्च में मिलेगा, और अमरूद में मिलेगा। याद रखिए, मिल्क एक ऐसा चीज़ है जिसमें सारा चीज़ पाया जाता है, सभी चीज़ पाया जाता है, लेकिन विटामिन C नहीं मिलेगा और आयरन नहीं मिलेगा।
मिल्क में आयरन और विटामिन सी को छोड़ के बाकी सब चीज़ मिल जाता है। मिल्क में डाल के देखिए विटामिन सी, मिल्क फट जाएगा। आप दही में नींबू डाल के देखिए, दूध में नींबू डाल के देखिए, दूध फट जाएगा। यानी कि विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता है, उसका रिएक्शन हो जाता है। आगे आते हैं, विटामिन सी हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी को अगर हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो हीट करते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि विटामिन सी कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग या कुकिंग। खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बहुत कोई बोलता है सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के पीजिए, तो गर्म पानी में नींबू डालिएगा तो नींबू का गुण खत्म हो जाएगा। आप सुसुम पानी में डालिए, गर्म पानी में नहीं डालिए। अगला विटामिन सी, विटामिन सी को हम लोग बाइंडिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोलेजन और इलास्टिन का निर्माण करने में मदद करता है। आगे देखिए, कोलेजन और इलास्टिन आखिर है क्या, तो इसके लिए हम लोग समझेंगे कि लीगामेंट और टेंडन क्या होता है। लीगामेंट का निर्माण हो रहा है तो वहाँ कोलेजन हेल्प करेगा, और टेंडन का निर्माण हो रहा है तो वहाँ इलास्टिन हेल्प करेगा। तो जब भी हमारा जहाँ भी बोन से बोन यानी कि हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ रहता है, वो किसके कारण जुड़ा हुआ रहता है? लीगामेंट के कारण। यानी कि बोन से बोन को जोड़ेगा लीगामेंट। लेकिन बोन से मसल को कौन जोड़ेगा? यानी कि हड्डी से मांस को। हड्डी और मांस भी तो जुड़े होते हैं, और हड्डी भी जुड़े होते हैं। तो जहाँ हड्डी और हड्डी जुड़ा रहेगा उससे लीगामेंट के थ्रू जुड़ा रहेगा, और जहाँ हड्डी और मांस जुड़ा रहेगा वो टेंडन के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो लीगामेंट, अब लीगामेंट का निर्माण किससे होता है? कोलाजन से होता है, और कोलाजन जो है वो येलो कलर का होता है। और टेंडन जो कि हड्डी और मांस के जोड़ने में हेल्प करता है, ये टेंडन का निर्माण इलास्टिन से होता है, और इलास्टिन वाइट कलर का होता है। और ये इलास्टिन और कोलेजन का निर्माण विटामिन सी करता है। इसीलिए विटामिन सी को हम लोग बाइंडिंग सब्सटेंस बोलते हैं, यानी कि जोड़ने वाला सब्सटेंस। अगर हड्डी से हड्डी नहीं जुड़ेगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि भाई चल ही नहीं पाएंगे, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, कुछ भी करेंगे। ऐसे हाथ को खींच रहे हैं तो पता चला मांस निकल गया, क्योंकि मांस हड्डी से जुड़ा ही हुआ नहीं है। तो जोड़ने का काम यानी कि बाइंडिंग सब्सटेंस कौन करता है? विटामिन सी करता है। क्यों? क्योंकि वो कोलेजन और इलास्टिन का निर्माण करता है, और ये कोलेजन और इलास्टिन फाइनली किसका निर्माण करता है? लीगामेंट और टेंडन का। और लीगामेंट जो है वो बोन और बोन को जोड़ता है, टेंडन जो है वो बोन और मसल को जोड़ता है। आगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, और स्कर्वी नाम के रोग में क्या होता है? मसूड़े से खून निकलता है। बहुत कोई सोच लेगा कि ये तो पायरिया तो नहीं, पायरिया नहीं है। पायरिया को जिंजिविटिस बोलते हैं, और इसमें भी मसूड़े से खून निकलता है, लेकिन ये विटामिन सी की कमी से नहीं होता है। आगे आते हैं, विटामिन डी बहुत ज़रूरी विटामिन है। विटामिन डी को हार्मोन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मदद से बनता है, इसीलिए इसको कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। इसके खोज करता है मैकोलम। अब इसका सोर्स देख लेते हैं। सुबह सुबह जो धूप मिलता है वो विटामिन डी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मॉर्निंग सनलाइट, मिल्क, फिश ऑयल, मटन और चिकन। जो सुबह सुबह जो धूप होता है, सन से जो सनलाइट मिलता है सुबह में, वो जब हमारे स्किन पे पड़ता है तो स्किन एक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिस सब्सटेंस को बोलते हैं 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। और ये 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है, इसको लीवर जो है वो कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। हाँ, तो लीवर जो है इस 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में, और स्टोर हो जाता है लीवर में। यानी कि विटामिन डी का निर्माण लीवर करता है। सनलाइट डायरेक्ट विटामिन डी नहीं देता है, विटामिन डी हमारा शरीर बनाता है। सनलाइट जब स्किन से रिएक्शन करता है तो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर इसको लीवर जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है, और वो विटामिन डी लीवर में ही स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब अतः विटामिन डी का निर्माण लीवर में होता है तथा यह लीवर में ही स्टोर हो जाता है। ठीक है। अगला, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, सनलाइट से इसका निर्माण होता है। तो अगला, विटामिन डी का यूज हार्मोन की तरह भी कर सकते हैं। बोलते हैं कि एकमात्र विटामिन जिसको हार्मोन बोलते हैं। अगला, यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में भी मदद करता है। अतः यह विटामिन बोन और टीथ के निर्माण में मदद करता है, चूँकि कैल्शियम और फास्फोरस बोन में होता है।
स्टडी ऑफ बोन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। हड्डी तथा दांत में क्या पाया जाता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और हड्डी किस प्रकार के सेल से बना होता है? तो ये है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स नाम का सेल से बना होता है हड्डी। दांत के ऊपरी वाइट परत किससे बना होता है? इनेमल से बना होता है। और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट एलिमेंट है। तो पूछेगा हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट क्या है? इनेमल है, जो कि दांत का ऊपर का लेयर है। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टोमेलेसिया। अगर रिकेट्स की बात करें तो ये बच्चों में होता है, और ऑस्टोमेलेसिया जो है वो एडल्ट में होता है, यानी कि एडल्ट बड़ों में होता है। एक बीमारी होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इसे हिंदी में अस्थि मृदुता भी बोलते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होता है। यह मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है, और फीमेल में इस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। यानी कि जिस मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है और जिस फीमेल में इस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? हड्डी जो है वो खोखली हो जाती है। क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए इसे साइलेंट किलर डिजीज़ भी बोलते हैं। इस बीमारी का पता लगाने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। बीएमडी टेस्ट का मतलब है कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी याद रखना है इस डेट को। हीमोफीलिया डे जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता था। आगे आते हैं B6, B9 और B12। B6, B9 और B12 को हम लोग ब्रेन विटामिन भी बोलते हैं। और हम लोग ये भी पढ़ा है कि B6, B9, B12 से जो है वो आरबीसी का निर्माण में मदद करता है, इसलिए इसको जो है इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। आगे, लीवर का डैमेज हो जाता है, क्यों? विटामिन B3 का ओवरडोज से। ओवरडोज, अगर हम लोग विटामिन B3 का ओवरडोज लेंगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा। अगला, विटामिन ई पढ़ने वाले हैं। विटामिन ई जो है इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल नाम है। और ये कहाँ मिलेगा? तो ये वेजिटेबल ऑयल में मिलेगा, वनस्पति तेल में, वीट में मतलब गेहूं में, राइस में, फिश ऑयल में और ग्राउंड नट में, ठीक है, मछली के तेल में, मूंगफली में, इस सब में मिलेगा। विटामिन ई किस में यूज होता है? स्किन के ग्लो करने में यूज होता है। स्किन के ग्लो करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। यह नपुंसकता को कम करता है, ठीक है। इसकी कमी अगर हो जाए तो मेल जो है वो नपुंसकता रोग हो जाएगा, और फीमेल में बांझपन रोग हो जाएगा, फीमेल बांझ हो जाएगी। तो इसीलिए विटामिन ई ज़रूरी है बच्चा पैदा करने के लिए, मेल को नपुंसक होने से बचाने के लिए, और फीमेल को बांझपन रोग से बचाने के लिए। इसलिए इसे नपुंसकता विरोधी विटामिन भी बोलते हैं। नपुंसकता विरोधी विटामिन भी विटामिन ई को बोलते हैं। इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन के का कॉमन नेम है फिलोक्विनोन, केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। ये मिलेगा ग्रीन लीफी प्लांट्स में, जैसे कि हरे पत्ती वाला, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, कॉफ़ी और बीन्स में। अब यह विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसे क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि बचपन से हो जाता है। यह एक रॉयल डिजीज़ है, इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था। आगे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अगला। ब्लड क्लॉटिंग का क्या क्या प्रोसेस है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं एग्ज़ाम में पूछ दिया तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ब्लड में 3 चीज़ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को ही हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये हो गया ब्लड में 3 चीज़। आगे आते हैं लीवर जो है 5 प्रकार का प्रोटीन बनाता है, इसको भी याद रखना है। वो 5 प्रोटीन कौन कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हिपेरिन। 3 चीज़ इसमें देख लेते हैं। अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। हीमोग्लोबिन जो हमारा है उसमें पाया जाता है ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन। और हिपेरिन जो है वो एक एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जमा ना हो, ब्लड का क्लॉटिंग ना हो, इसीलिए वहाँ पर हिपेरिन होता है, जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है।
अब आगे ये जो पांचों प्रोटीन हैं, ये पांचों प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन लीवर में ही स्टोर रहते हैं, लीवर में ही बनता है और लीवर में ही स्टोर रहते हैं। अब देखिए, जब हम लोग को इंजरी हुआ, कहीं चोट लग गया, पैर वगैरह कट गया, तो ब्लड जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि खून बार बार ना निकलते रहेगा तो हमारा पूरे शरीर का खून निकल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो जब भी हमें इंजरी होता है तो सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स ही डैमेज होता है, ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। अब ब्लड प्लेटलेट्स जब डैमेज हुआ तो वो थ्रोम्बोप्लास्ट बनाया, ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, तो ये थ्रोम्बोसाइट जो है वो थ्रोम्बोप्लास्ट बनाया। क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉटिंग का 4 स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स है, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, वो थ्रोम्बोसाइट क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्ट। अब देखो, ये थ्रोम्बोप्लास्ट कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा स्टेप में, जो भी चीज़ बन रहा है वो अगला स्टेप में यूज होगा। देखिए, उसके बाद सेकेंड स्टेप है लीवर। लीवर जो है विटामिन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, ये जो हम लोग पढ़े हैं प्रोथ्रोम्बिन, तो किसके प्रेजेंस में बनाएगा, विटामिन के प्रेजेंस में बनाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो जो लीवर जो 5 प्रकार का प्रोटीन बना रहा है, उसमें से एक प्रोटीन यानी कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण विटामिन के द्वारा ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं कि विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब देखिए, लीवर जो है विटामिन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन बनाया। अब यहाँ पर जो थ्रोम्बोप्लास्ट बना था, ये थ्रोम्बोप्लास्ट यहाँ यूज होगा। कैसे? ये जो प्रोथ्रोम्बिन बना, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन बन गया थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन यहाँ यूज होगा, एक और यूज होगा कैल्शियम। तो फाइब्रिनोजन, तो ये अगला प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन, जो लीवर बना रहा है, वो फाइब्रिनोजन जो है कैल्शियम और ये थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन बना देगा। और ये फाइब्रिन जो है, यही फाइब्रिन, ये फाइब्रिन इंजरी वाले जगह पर जालीदार परत का निर्माण कर देता है, और इसमें रक्त का ये जो लेयर है, इस लेयर से रक्त जो है वो बाहर नहीं जा पाता है, और हम लोग कहते हैं कि हाँ चलो ब्लड क्लॉट हो गया। इस पूरे प्रोसेस में 6 मिनट का समय लगता है। तो फिर से देख लेते हैं सारा प्रोसेस। 5 प्रकार का प्रोटीन बनाया, जिसमें 2 प्रोटीन जो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है वो यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोप्लास्ट बनाया। फिर लीवर जो है विटामिन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन बनाया। फिर प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्ट के हेल्प से थ्रोम्बिन बनाया। फिर फाइब्रिनोजन जो है कैल्शियम और थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन बनाया। और ये फाइब्रिन जो है वो एक जालीदार लेयर बना देता है, जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर देता है। पूरे प्रोसेस में 6 मिनट का समय लगता है। अगला लास्ट विटामिन है, ये है विटामिन पी। इसका केमिकल नेम है स्पेराइडिन। इसका सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल और साइट्रस फ्रूट, यानी कि हरा सब्जी और नींबू संतरा, ये सब। इसका काम क्या है? ये कैपिलरी में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती है। अब कैपिलरी किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट से हमारे शरीर में कैसे जाता है, आर्टरी के द्वारा जाता है। और फिर हमारे शरीर से हार्ट में कैसे जाता है, वेंस के द्वारा जाता है। यानी कि अगर हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा तो वो धमनी के द्वारा जाएगा, और पूरे शरीर से ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा, सीरा के द्वारा जाएगा। तो धमनी और सीरा वो छोटे छोटे कई सारे नसों में डिवाइडेड होता है। उन छोटे छोटे नसों को हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। जब भी हमारे शरीर में कैपिलरी में कट लग जाता है तो ब्लड आने लगता है, यानी कि जो भी ब्लड आता है वो कैपिलरी में कट लगने के कारण ही होता है। अगर हम लोग हाथ का नस जब काटते हैं तो कैपिलरी कट जाने के कारण हम लोग को दिक्कत नहीं है। अगर आर्टरी कट गया, क्योंकि वहाँ पे आर्टरी गुजरता है, तो आर्टरी कट जाएगा तो वो ब्लड रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है और इंसान का डेथ भी हो सकता है। इसलिए कैपिलरी जो है वो छोटा नस होता है, उसके कटने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कैपिलरी में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है विटामिन पी। अब विटामिन पी की कमी से क्या होगा? इंटरनल हैमरेज हो जाएगा, मतलब कि शरीर के अंदर में ही कैपिलरी कहीं फट गया। अब इंटरनल हैमरेज होता क्या है? अगर विटामिन पी का कमी हुआ तो ये कैपिलरी में ब्लड का फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाने से नसें फट जाएगी, और नसें फट जाएगी शरीर के अंदर में, तो इसको इंटरनल हैमरेज बोलते हैं। तो इंटरनल हैमरेज का चांस बढ़ जाएगा विटामिन पी की कमी से। तो आज का वीडियो इतना ही।
थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।